Assalamu alaikum student, this is Ms Khatak. Welcome to my channel for the love of physics. आज हमारे पास है पीपीसी लेक्चर फिजिक्स का एमसीक्यूज का पेपर है, पास्ट पेपर ये हमारे पास 2017 का है। इसके अलावा अगर आपने पिछले पेपर 2020 का यानी पेपर अगर आपने देखना हो तो उसकी वीडियो भी चैनल पे मौजूद है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और एंड स्क्रिप्ट पे वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे पीपीसी का लेक्चर से फिज़िक्स का 2017 का पेपर। तो स्टार्ट करते हैं हम ये पेपर इसके एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो पहला प्रॉब्लम हम देखते हैं। पहला प्रॉब्लम हमारे पास है द स्टेटमेंट दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप एज डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ। तो ये स्टेटमेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप की फॉर्म में होते हैं, हमारे पास किस लॉ का जो कंसीक्वेंस है, ये हमारे पास है गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म का। गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म से हमें ये पता चलता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ये हमारे पास क्लोज लूप की फॉर्म में होती है, ठीक है, इस फॉर्म में, नॉर्थ टू साउथ। तो हमारे पास इसमें जो ऑप्शन डी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज। तो मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम जो हमारे पास होता है वो एम होता है, मैग्नेटाइजेशन। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम मैग्नेटाइजेशन होता है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है 3, प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ। तो प्रोटॉन हमारे पास किससे बना होता है ये हमने बताना है। 2 अप एंड 1 बॉटम क्वार्क, 1 अप 2 बॉटम क्वार्क, या 2 अप एंड 1 डाउन क्वार्क, या 1 टॉप एंड 2 बॉटम क्वार्क। तो जो हमारे पास जो प्रोटॉन है वो हमारे पास ये प्रोटॉन है, तो ये हमारे पास 2 अप से बना होता है और 1 डाउन क्वार्क से बना होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है वो हमारे पास इसके अपोजिट होता है, वो हमारे पास 1 अप क्वार्क से और 2 डाउन क्वार्क से बना होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन में हमारे पास क्या है, ये 2 हमारे पास क्या होता है, ये बारियन फैमिली से, तो ये हमारे पास 2 अप क्वार्क्स होते हैं और 1 डाउन क्वार्क। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। चौथा हमारे पास प्रॉब्लम है अ लेजर बीम कैन बी शार्पली फोकस्ड बिकॉज इट इज। तो जो लेज़र बीम होती है वो हमारे पास किस वजह से शार्पली हम उसको एक जगह पे फोकस करते हैं, क्योंकि वो हमारे पास क्या होती है, हाईली डायरेक्शनल। तो इसमें जो मेन करेक्ट ऑप्शन है वो हाईली डायरेक्शनल ही है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास क्योंकि फोकस का जो वो है वो टर्म हमारे पास हाईली डायरेक्शनल के लिए हमारे पास है सूटेबल है, तो ये हमारे पास डी ऑप्शन है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉब्लम एमसीक्यूज 5, हीट इंजन स्टेटमेंट वाज गिवन बाय। तो हीट इंजन स्टेटमेंट जो था हमारे पास किसने दिया था, केल्विन ने दिया था। तो हीट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, केल्विन। हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसके अलावा इस क्लॉजेस का भी है मगर वो जो है वो रेफ्रिजरेटर के लिए है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 6 एमसीक्यूज एक सर्कुलर पोलराइजेशन अकर एट। तो सर्कुलर पोलराइजेशन हासिल करने के लिए हमें एक क्या होता है, क्वार्टर वेव प्लेट यूज़ करना होता है, लीनियर पोलराइजेशन। तो वहाँ से हम जब इस प्लेट के थ्रू वेव गुजरते हैं हमारे पास ऑप्टिक एक्सिस ये होता है, ये हमारे पास प्लेट होता है क्वार्टर वेव प्लेट। तो इसके बाद हमारे पास क्या होता है, सर्कुलर पोलराइजेशन हमारे पास एज अ आउटपुट हमारे पास क्या है ऑब्टेन होती है, और जिसमें हमारे पास कितने एंगल के हमारे पास इसमें करें तो हमारे पास आती है। तो इसके लिए जो हमारे पास ऑप्शन है वो हमारे पास 45 डिग्री है, यानी 45 डिग्री से अगर हम गुजारें तो हमारे पास क्या है, या वो हमारे पास फिर क्वार्टर वेव प्लेट के थ्रू हमारे पास आउटपुट जो यूज़ होगा वो हमारे पास सर्कुलर पोलराइजेशन एज आउटपुट आएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 7, नोज ब्लीडिंग एट हाई एल्टीट्यूड अकर ड्यू टू। अब जैसे ही हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, बुलंदी पे जाते हैं, तो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास क्या होता है, कम होता है। और एक ख़ास हद तक जब हम ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं तो हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना कम हो जाता है कि हमारे पास जो अंदर इंटरनल बॉडी प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो खून है वो अंदर वो नोज़ के थ्रू बाहर आता है। तो हमारे पास जो क्या है, बॉडी का प्रेशर बढ़ जाता है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट है कि नोज ब्लीडिंग हमारे पास क्यों होती है हाई एल्टीट्यूड पे, वो ये है कि हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और जो हमारे पास जो बॉडी का टेम्परेचर इनसाइड बॉडी है वो हमारे पास इंक्रीज कर जाता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें।
नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड। तो कंसेक्यूटिव नोड के दरम्यान जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, देखो ये हमारे पास एक नोड है और ये नोड है, अगला ये नोड है, इसी तरह ये हमारे पास एंटी नोड है। तो हमारे पास जो दो लाइनें हमारे पास वेव की मिलती है जहाँ हमारे पास ये नोड होता है, ठीक है, और एक वेवलेंथ हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक होता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो अगर ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक है और ये नोड डिस्टेंस है, तो नोड के दरमियान पूरा लेमडा का क्या रह जाता है, हाफ। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है λ/2, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन हमारे पास सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास हमारे पास 9 एमसीक्यूज है। व्हेन अ प्रोटॉन कैप्चर न्यूट्रॉन इट मेक्स वन न्यूट्रॉन एंड, जब भी हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में मिलते हैं और ड्यूट्रॉन बनाते हैं, तो हमारे पास जो रेज रिलीज होते हैं हमारे पास, वो हमारे पास गैमा रेज है, जो जिसकी एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास 2.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट है। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है गैमा रेज, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 10 एमसीक्यूज वर्क डन टू स्टॉप द मोशन ऑफ अ कार इज इक्वल टू। अब देखें, जब कार को हम स्टॉप करने की कोशिश करते हैं या स्टॉप करते हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं, हम एज अ वर्क डन कर रहे थे अगेंस्ट अ फ्रिक्शन फोर्स। अब हम वर्क डन कर रहे हैं, अब वर्क डन में हमारे पास क्या है, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होगा, वर्क डन क्योंकि हमारे पास फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जब भी हम उसको रोकेंगे, कार को रोकने के लिए वर्क डन करेंगे, तो हमारी एनर्जी में लॉस आएगा, ठीक है, अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। क्योंकि हमारे पास जो जब भी कार को हम रोकते हैं, तो हमारे पास एज अ फ्रिक्शन फोर्स हम उसको अप्लाई करते हैं वर्क डन, तो वो हमारे पास फिर क्या होगा, क्योंकि हमारी एनर्जी उसमें यूज होगी, तो जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होगी उसको स्टॉप करने में, तो हमारी काइनेटिक एनर्जी में क्या आएगा, लॉस आएगा। तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन बी, कि वर्क डन टू स्टॉप द मोशन ऑफ कार इक्वल्स टू, हमारे पास किसकी इक्वल होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यानी हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज 11। टू ब्लॉक्स ऑफ मेस कैपिटल एम एंड एम विद m greater than m are connected to light string. The string passes over a frictionless pulley of negligible mass so that the block hangs vertically. The blocks are released from rest. What is the acceleration of the block of mass capital M? तो हमने इसका mass हमने acceleration find करना है बड़े ब्लॉक का, जिसका हमारे पास mass M है। तो ये अपवर्ड जो मशीन होती है उसकी हमारे पास सिचुएशन बन जाती है, हमारे पास mass जो है अब डाउनवर्ड एक्ट करेगा, टेंशन एंड जो स्ट्रिंग में है वो अपवर्ड। तो अलॉन्ग y जो हमारे पास फोर्सेज होगी वो टेंशन T माइनस M1G इक्वल्स टू M1A, और अलॉन्ग जो दूसरी M2 के लिए होगी वो हमारे पास क्या होगी, Fy इक्वल टू T माइनस M2G इक्वल्स टू माइनस M2A। तो सॉल्व जब इन इक्वेशन को सिमल्टेनियसली करेंगे और सब्सट्रैक्ट करेंगे, इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जब एक्सेलरेशन निकालेंगे वो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी M2 यहाँ हमारे पास जो कैपिटल मैस है वो है माइनस M1 स्मॉल मैस N2G डिवाइड बाई M1 प्लस M2, यानी कि हमारे पास M1 जो है कैपिटल स्मॉल m आ जाएगा और दूसरा हमारे पास कैपिटल M2 आ जाएगा, तो हमारे पास N2G आ जाएगा। तो जो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनता है एक्सेलरेशन के लिए वो हमारे पास क्या है, कैपिटल M माइनस M डिवाइड बाई M कैपिटल M प्लस M N2G। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, करेक्ट ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज 12 है हमारे पास, कि जो हमारे पास मोनोपोल्स कैन नॉट एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू विच मैक्सवेल इक्वेशन। तो किस मैक्सवेल इक्वेशन के थ्रू हमारे पास जो है मोनोपोल नहीं एग्जिस्ट करते, तो वो हमारे पास है डेल डॉट बी, डिवर्जेंस ऑफ बी, जो कि हमारे पास क्या है, गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म है। ऑप्शन बी डेल डॉट बी इक्वल 0 या डिवर्जेंस ऑफ बी इक्वल 0, तो हमारे पास ऑप्शन बी जो है इसमें हमारे पास ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 13 है, मैग्नीट्यूड ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन फोर्सेस कैन गिवन द रिजल्टेंट। अब हमारे पास दो फोर्सेस है, एक 5 है एक
7 है। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट पॉजिटिव लें, यानी दोनों जो फोर्सेस है सेम डायरेक्शन में हम अप्लाई करें, तो हमारे पास रिजल्टेंट है इसका 12 आता है। और अगर हम एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में इनको अप्लाई करें दोनों फोर्सेस को, तो रिजल्टेंट हमारे पास F1 माइनस F2 जो होगा वो हमारे पास 2 न्यूटन आएगा। तो इन दोनों के जो दरमियान हमारे पास इनका करेक्ट ऑप्शन होगा मैग्नीट्यूड का, वो हमारे पास ऑप्शन सी होगा, जो कि हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 10 न्यूटन है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन सी है 10 न्यूटन, ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है हमारे पास द एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक की जो एटॉमिक फ्रैक्शन है वो क्या होगी। बाजार वैसे इसके लिए पूरा फार्मूला है, उसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं एटॉमिक फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक की, बॉडी क्यूबिक की और फेस सेंटर्ड क्यूबिक की। मगर यहाँ हम अगर इन डायग्राम्स को देखें तो हमारे पास देखो जो सबसे ज़्यादा एटम की पैकिंग है वो हमारे पास फेस सेंटर्ड में है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो पैकिंग होगी वो हमारे पास क्या है, एटॉमिक पैकिंग होगी वो सबसे ज्यादा होगी। देखो इसमें सबसे ज्यादा एटम आ रहे हैं, ठीक है, फेस सेंटर्ड में कॉर्नर की भी आ रहे हैं और फेस की भी आ रहे हैं। सिंपल में सिर्फ कॉर्नर के एटम है और बॉडी में कॉर्नर और सिर्फ एक एटम का बॉडी में है। बाकी इसमें तीनों 6 फेसेस भी है और ऑड कॉर्नर पे भी है एटम। तो सबसे ज्यादा जो एटम्स है इसमें है, तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा जो एटॉमिक पैकिंग होगी वो हमारे पास किसकी होगी, फेस सेंटर की। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो हमारे पास 0.74% या 0.74 जो हमारे पास एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन होगी वो एफसीसी की होगी। इसके अलावा जो बॉडी सेंटर्ड की है वो आपने याद रखनी, वो 0.68 है। और जो फेस सेंटर्ड सिंपल क्यूबिक की है वो हमारे पास क्या है, 0.52। सिंपल के लिए 0.52, बॉडी सेंटर के लिए 0.68 और हमारे पास जो फेस सेंटर्ड है जिसकी सबसे ज्यादा पैकिंग है एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन वो 0.74। तो इस एमसीक्यूज का हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास 15, विच कलर हैज द मोर रेजोल्यूशन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी। अब रेजोल्यूशन का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो R इक्वल्स डी और 1.22 लैम्डा होता है। यानी हमारे पास जो रेजोल्यूशन R है और लैम्डा वेवलेंथ है उसका हमारे पास इन्वर्स रिलेशन है। तो जिस कलर का हमारे पास लैम्डा कम होगा उसका रेजोल्यूशन हमारे पास ज्यादा होगा। तो हम जानते हैं कि जो ब्लू कलर है उसका हमारे पास क्या होता है, लैम्डा यानी वेवलेंथ कम होता है, तो उसकी हमारे पास रेजोल्यूशन जो है ज्यादा होगी। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन ए है ब्लू, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। 16 हमारे पास एक्स और गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। तो हमारे पास जो गेट है एक्स और गेट जो हमारे पास है वो किस चीज का कॉम्बिनेशन होता है, वो हमारे पास 3 गेट का कॉम्बिनेशन होता है। तो इसमें हमारे पास ये गेट है, यानी ये दो, दूसरा ये हमारे पास गेट है, एंड गेट और गेट है, यानी और नॉट गेट है। और तो हमारे पास क्या है, आर गेट इसमें भी है, एंड गेट भी है। ये हमारे पास एंड हो गया, ये एक आर हो गया, दूसरा हमारे पास क्या है, ये नॉट गेट हो गया। तो 3 हमारे पास इसमें गेट्स होते हैं। तो 16 जो ऑप्शन है 16 एमसीक्यूज का वो हमारे पास ऑप्शन सी है। यानी ये हमारे पास देखो नॉट गेट हो गया, इसमें ये एंड गेट हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, आर गेट। तो 3 गेट्स हैं, तो ऑप्शन हमारे पास जो सी है ये इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, और एंड नॉट गेट। तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट 17 है कि वर्क डन एंड सर्कुलर मोशन आफ्टर अ कंप्लीट साइकिल एज। अब कंप्लीट साइकिल जब भी हमारे पास देखो सर्कुलर मोशन में हमारे पास क्या होता है कि जो फोर्स और वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर एक के दूसरे के होते हैं। तो हमारे पास एफ डी कॉस थीटा और हमारे पास जो कॉस 90 होता है वो 90 का एंगल आएगा परपेंडिकुलर। तो हमारे पास एफ डी कॉस थीटा और यहाँ हमारे पास जो डी है वो एज ए वी हमारे पास रिलेट कर रहा है। तो जो हमारे पास ऑप्शन है कि वर्क डन एंड सर्कुलर मोशन कंप्लीट साइकिल के बाद हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन सी। तो अब cos 90 0 आ जाएगा, तो हमारे पास 0 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 18 है मैग्नेटिक फोर्स on a charged particle is maximum when angle between velocity and magnetic field है। अब velocity और magnetic field हमारे पास
इसके दरमियान एंगल कितना हो कि हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स हो किसी भी चार्ज पार्टिकल वो हमारे पास मैक्सिमम हो। अब हम फार्मूला जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स का कि F इक्वल्स टू, जो लॉरेंस लॉ से हमारे पास आता है, F इक्वल्स टू Q इंटू वी क्रॉस बी, और हमारे पास जो वी क्रॉस बी के दरमियान जो एंगल होता है वो साइन थीटा हमारे पास आएगा F इक्वल टू Q वी बी साइन थीटा, यानी F और B के दरमियान एंगल होगा। अब साइन थीटा हमारे पास कब हमारे पास होता है मैक्सिमम होने के लिए, हमारे पास कब होगा, जब हमारे पास एंगल, अगर हम साइन थीटा, थीटा को हम 90 पुट करें और साइन 90 हमारे पास 1 होता है, तो हमारे पास जो फोर्स होगी उसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, यानी F इक्वल क्यू वी बी आएगी। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन ए है 90 डिग्री, ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 19 है, क्वांटा फॉर वाइब्रेशन इन सॉलिड लैटिस इज नोन एज। तो हमारे पास जो सॉलिड लैटिस में जो क्वांटा ऑफ वाइब्रेशन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम फोनान कहते हैं। तो उसमें जो हमारे पास ऑप्शन बी है ये इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारे पास है 20, रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट विद टाइम। अब रेट ऑफ डिके हमारे पास क्या है, अब हम क्या होता है कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है वो टाइम के साथ उसकी जो एटम्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, कम होते हैं, वो डिके होना स्टार्ट कर देता है। तो हमारे पास जो फार्मूला है उसका डिके का कि डेल एन डिवाइड बाई डेल टी होता है इक्वल्स टू माइनस लैम्डा एन। तो एन की वैल्यू जो हमारे पास एन नॉट डिवाइड बाई 2n। अब हाफ लाइव्स, नंबर ऑफ हाफ लाइव्स जो हमारे पास है, अगर इस इधर भी हम कोबाल्ट के अगर हम देख लेते 5 ग्राम 10 ग्राम है, फिर हमारे पास क्या है 5 ग्राम, फिर 2.5 1.25 या 6.625। तो हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एटम क्योंकि हमारे पास उसके कम होते जाते हैं तो ये हमारे पास डिक्रीज हो जाता है। और किस तरह ये हमारे पास, तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियली क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन डी है कि डिक्रीज एक्सपोनेंशियली, तो ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 21 कि द आर्मेचर करंट इन डीसी मोटर इज मैक्सिमम व्हेन द मोटर हैज। अब हमारे पास फार्मूला क्या है करंट का, I इक्वल टू वी माइनस एप्सिलॉन डिवाइड बाय आर। अब एप्सिलॉन जो है हमारे पास EMF है, और ये हमारे पास करंट जब मैक्सिमम हो तो हमारे पास EMF 0 है, क्योंकि ये हमारे पास रोटेशन की वजह से आता है। और जब हमारे पास ये अगर हमारे पास 0 हो तो हमारे पास क्या होगा, करंट मैक्सिमम होगा। जैसे ही हमारे पास जो डीसी मोटर की रोटेशन हमारे पास आर्मेचर की स्टार्ट हो जाएगी तो ये हमारे पास प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, और जो करंट की वैल्यू है वो हमारे पास डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगी। तो डीसी करंट एंड डीसी मोटर मैक्सिमम कब होगा, जैसे ही हमारे पास मोटर स्टार्ट होगा तो हमारे पास क्या होगा, स्टार्ट में हमारे पास क्या होगा, एप्सिलॉन प्रोड्यूस नहीं होगा, EMF इंड्यूस। तो ये जब प्रोड्यूस नहीं होगा तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो जो हमारे पास ऑप्शन है कि कब हमारे पास करंट मैक्सिमम होगा, तो जब जैसे ही मोटर स्टार्ट होगा, जस्ट स्टार्टेड, तो हमारे पास क्या होगा, करंट की जो वैल्यू है वो हमारे पास मैक्सिमम होगी। ऑप्शन डी हमारे पास जस्ट स्टार्टेड करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 22, मेस इज द सेम क्वांटिटी एज। जो मेस है उसको हम डिफाइन करते हैं, इनर्शिया को जो डिफाइन करते हैं वो हम मेस की टर्म में, तो ये दोनों हमारे पास रिलेटेड है। तो मेस इज सेम क्वांटिटी एज इनर्शिया, इनर्शिया को हम मेस की टर्म में डिफाइन करते होते हैं, या मेस को हम रिलेट करते हैं इनर्शिया से। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है इनर्शिया, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन्वेंटर पाइप ब्रस्ट बिकॉज। अब विंटर में हमारे पास क्या होता है, तो हमारे पास जो वाटर है नॉमिनलिसली ये हमारे पास एक्सपेंड कर रहा होता है, जो पाइप है वो कंट्रैक्ट कर रहा होता है। तो जो विंटर में जो पाइप ब्रस्ट करते हैं वो हमारे पास किस वजह से फटते हैं, वो हमारे पास क्या है कि वाटर जो है वो हमारे पास एक्सपेंड कर जाता है। तो ऑप्शन जो बी है इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है मेंशन द सिग्निफिकेंस ऑफ जीरो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स। तो जीरो लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है हमारे पास, ये थर्मल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करता है, यानी हमारे पास इट डिफाइंस टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिहाज से हमारे पास ये सिग्निफिकेंस हमें ये है कि हमारे पास ये सिस्टम के लिए थर्मल इक्विलिब्रियम या टेम्परेचर के लिहाज से ये हमें बताता है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन ए है कि इट डिफाइंस टेम्परेचर, तो ये हमारे पास इसमें क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 25,
If in Young's double slit experiment, the distance between the two slits is half and the distance between the slit and screen is doubled, then the fringe width will become. क्या है कि हमारे पास जो डिस्टेंस है टू स्लिट्स के दरमियान उसको हमने हाफ किया है और जो डिस्टेंस है स्लिट टू स्क्रीन के दरमियान हमने उसको डबल किया है, तो हमारे पास क्या होगा? अब देखो हमारे पास जो फार्मूला होता है कि डेल वाई इक्वल्स टू लेमडा एल डिवाइड बाई डी। अब ये हमारे पास जो डी है इसको हमने हाफ किया है, डी और टू किया है, और ये जो एल है डिस्टेंस है स्क्रीन के दरमियान उसको कि लेमडा हमारे पास इंटू टू एल डिवाइड बाई डी और टू आ जाएगा। यानी हमारे पास जो डिस्टेंस है उसको हमने टू स्लिट्स के दरमियान उसको हमने हाफ किया और स्क्रीन और स्लिट के जो दरमियान डिस्टेंस है उसको हमने क्या किया है, डबल किया है। तो ये टू हमारे पास ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई आ जाएगा तो 4 लैम्डा एल डी आ जाएगा। तो हमारे पास जो डिस्टेंस होगा, जो फ्रिंज होगी, फ्रिंज की जो वेड्थ होगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी? 4 टाइम इंक्रीज कर जाएगी। तो ऑप्शन हमारे पास जो सी है 4 टाइम, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है अ मॉडरेटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज यूज। तो मॉडरेटर हमारे पास क्या करता है? रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, मॉडरेट करने के लिए होता है। और वो रिएक्शन हमारे पास कब होता है? जब हमारे पास न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, जब आगे नेक्स्ट न्यूक्लियाई के साथ बम्बार्ड होते हैं। तो अगर न्यूट्रॉन को स्लो किया जाए तभी हमारे पास जो रिएक्शन होगा उसको मॉडरेट किया जा सकता है। तो मॉडरेटर जो हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्शन में यूज होता है वो हमारे पास किस लिए? टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। जब न्यूट्रॉन की स्पीड स्लो करेंगे तभी हम रिएक्शन को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन सी है ये हमारे पास करेक्ट है कि स्लो डाउन द न्यूट्रॉन। मॉडरेटर का जो हमारे पास काम है न्यूक्लियर रिएक्टर में वो हमारे पास न्यूट्रॉन को स्लो करना है। इसके अलावा जो और रिएक्टर होते हैं जिसमें स्लो नहीं करना पड़ता, फर्स्ट होते हैं, तो उसमें हमारे पास मॉडरेटर जो है वो यूज नहीं होता। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन सी है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 27 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड अ पॉइंट चार्ज क्यू नॉट एंड द फील्ड ऑफ चार्ज क्यू इज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज क्यू की वजह से हमारे पास क्या होता है कि टेस्ट चार्ज रखते हैं तो हमारे पास फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज एफ इक्वल टू क्यू नॉट ई, और ई की जो हमारे पास वैल्यू होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज आ जाएगी, और एफ जो वैल्यू है वो कूलम लॉ से हमारे पास आ जाएगा के क्यू नॉट और आर स्क्वायर। तो ई की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी के क्यू ओवर आर स्क्वायर, और क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगी। तो के क्यू और आर स्क्वायर जो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है ऑप्शन सी, ई इक्वल्स के क्यू और आर स्क्वायर। ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट 28 है कि रेड लाइट डिस्पर्स लीस्ट बिकॉज। अब डिस्पर्शन का हमारे पास क्या है कि जिसकी हमारे पास वेवलेंथ के हिसाब से होती है कि जो हमारे पास ज़्यादा वेवलेंथ की होती है वो हमारे पास क्या होती है? कम डिस्पर्स होती है। और ये हमारे पास क्या आता है? रिफ्रैक्ट भी कम होती है। जो हमारे पास वेवलेंथ जिसकी हमारे पास क्या होगी? कम होगी, वो हमारे पास ज़्यादा डिस्पर्स होगी और ज़्यादा रिफ्रैक्ट होगी। तो हमारे पास जो रेड लाइट की होती है वो वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे पास जो डिस्पर्शन होती है उसकी कम होती है, लीस्ट होती है। तो हमारे पास ये इन्वर्स रिलेशन में है कि डिस्पर्शन कम होगी तो वेवलेंथ ज़्यादा होगा, और जो रिफ्रैक्शन होगी वो हमारे पास क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो डिस्पर्शन कम, वेवलेंथ ज़्यादा। तो हमारे पास जो ऑप्शन क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट है कि रेड लाइट की हमारे पास क्या है? लार्ज वेवलेंथ है। इसके अलावा जो जिसकी सबसे ज़्यादा हमारे पास होगी, सबसे कम वेवलेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा डिस्पर्स होगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी ए हमारे पास लार्ज वेवलेंथ, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है 29 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैरी नो। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन है कि नो चार्ज, हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो चार्ज को कैरी नहीं करती, तो नो चार्ज। इसमें हमारे पास जो ऑप्शन सी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास फोटो डायोड वर्क्स ऑन। तो जो फोटो डायोड है हमारे पास किस पे काम करता है? ये हमारे पास रिवर्स बाइजिंग पे काम करता है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि फोटो डायोड हमारे पास लाइट को डिटेक्ट करता है और ये हमारे पास रिवर्स बाइजिंग पे काम करता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट 31 है हमारे पास, विच वेव कैन नॉट बी पोलराइज। तो जो हमारे पास क्या है, ये साउंड, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और ट्रांसफर वेव, इसको हम पोलराइज कर सकते हैं, मगर जो हमारे पास जो साउंड वेव्स है इसको हम क्या पोलराइज नहीं कर सकते। तो जो ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन है, साउंड वेव्स, इसको हम पोलराइज नहीं कर सकते, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है एन इक्वेशन पी बी इक्वल्स टू एन और टी, द यूनिट ऑफ आर इज। अब आर का यूनिट निकालना है हमने, तो जो पी वी होता है वो जर्नल हमारे पास इसका यूनिट जो होता है जूल की इक्वल होता है, एन हमारे पास मोल है, और जो टी का जो हम टेम्परेचर लेते हैं वो केल्विन में लेते हैं, और एन हमने फाइंड करना है, आर फाइंड करना है, तो हमारे पास आर इक्वल्स टू पी वी डिवाइड बाय एन टी आ जाएगा। तो यानी जोल पीवी का और पर केल्विन पर मोल। तो जो हमारे पास ऑप्शन बी है ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन बी जोल पर केल्विन पर मोल करेक्ट है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है 33, मोस्ट एफिशिएंट डिटेक्टर एज। तो हमारे पास जो मोस्ट एफिशिएंट डिटेक्टर कौन सा होता है, वो हमारे पास सॉलिड स्टेट डिटेक्टर होता है। तो हमारे पास मोस्ट एफिशिएंट डिटेक्टर ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट है। ये हमारे पास जो जो कैलकुलेशन है वो फास्टर करता है, और चीज़ें भी जो है हमारे पास थोड़ी ज़्यादा डिटेक्ट करता है बामुकाबले हमारे पास जो और डिटेक्टर है। तो 33 का जो हमारे पास ऑप्शन बी है कि सॉलिड स्टेट डिटेक्टर, ये हमारे पास मोस्ट एफिशिएंट डिटेक्टर है, तो ऑप्शन सी डी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 34, नियर साइटेडनेस कैन बी क्योर्ड बाय। तो नियर साइटेडनेस में हमारे पास क्या मसला होता है कि जो हमारे पास लाइट वेव्स पड़ती है हमारे पास आई के लेंस पे, वो हमारे पास रेटिना पे फोकस नहीं होती बल्कि पहले फोकस हो जाती है। तो उसको फोकस करने के लिए रेटिना पे हम क्या करते हैं, डाइवर्जिंग लेंस हम यूज़ करते हैं, यानी कनकेव लेंस जो कि डाइवर्जिंग लेंस होता है। तो नियर साइटेडनेस को केयर करने के लिए हम कनकेव या डाइवर्जिंग लेंस, जो आके ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी करेक्ट है इसमें, तो ऑप्शन बी डाइवर्जिंग लेंस ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 35, हाइड्रोलिक जैक इज एप्लीकेशन ऑफ। तो हाइड्रोलिक जैक हमारे पास किस चीज़ का एप्लीकेशन है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो हमारे पास सरफेस प्रेशर जो होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी आप लार्ज आउटपुट फोर्स कैन बी प्लेस्ड अप्लाइड बाय मीन्स ऑफ स्मॉल इनपुट फोर्स, यानी आप स्मॉल फोर्स लगाते हो हाइड्रोलिक जैक में, और लार्ज आप ऑब्जेक्ट को इसकी मदद से उठाते हो, या आपको क्या होता है लार्ज आउटपुट फोर्स आपके पास आ जाता है। तो ये हमारे पास जो हाइड्रोलिक जैक है ये हमारे पास किस चीज़ का, कौन सी लॉ का एप्लीकेशन है, तो ये हमारे पास पास्कल लॉ, ऑप्शन ए हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास 36, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हॉलो चार्ज स्फीयर इज 0.8। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर हमारे पास हॉलो स्फीयर का क्या होता है, फाई हमारे पास क्यों एप्सिलॉन नॉट और फाई ई डॉट ए, और हमारे पास क्योंकि इनसाइड हमारे पास कोई भी चार्ज नहीं होता, यानी क्यू जीरो हो जाता है। अब क्यू जीरो हो गया तो हमारे पास जो फील्ड है ई इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी हमारे पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास स्फीयर के आउटर सरफेस पे चार्जेस आ जाते हैं, सारे कलेक्ट हो जाते हैं। इनर हमारे पास स्फीयर खाली है, हॉलो है, इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास जो इनसाइड है स्फीयर के, तो हमारे पास इनसाइड स्फीयर जो कि हमारे पास ऑप्शन बी है, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इनसाइड स्फीयर। नेक्स्ट हमारे पास है कि टू पैरेलल वायर्स कैरी करंट इन द अपोजिट डायरेक्शन। दो वायर हैं, अगर हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैरी करें तो वो हमारे पास क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है रिपेल ईच अदर, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 38 है, टू वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी बट amplitudes equal to A and 2A traveling in the same direction superimposed out of phase, the resultant amplitude will be
अब देखो दो वेव्स हैं, उसके हमारे पास क्या है, सेम फ्रीक्वेंसी है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, और वो सुपर इम्पोज करते हैं, यानी हमारे पास इंटरफेरेंस का फिनोमेना होता है आउट ऑफ फेस, यानी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की तरह हमारे पास ये सुपर इम्पोज कर रही है। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, जब भी हमारे पास दो वेव्स आउट ऑफ फेस करती है तो हमारे पास क्या होता है, सुपर इम्पोज करती है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है वो डिफरेंस आता है। ये y2, जैसे हमने टू वेव लिए तो उनका जो रिजल्टेंट आया वो y2 माइनस y1। तो यहाँ हमारे पास क्या है, 2a माइनस ए, तो 2a माइनस ए करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a। तो इसमें जो हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा वो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन रिजेंबल्स टू। अब न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, F इक्वल टू जी एम वन एम टू और आर स्क्र, और वो हमारे पास क्लोजली रिलेट करते हैं कूलम लॉ से, के क्यू वन क्यू टू और आर स्क्र। ये हमारे पास मेसेज के दरमियान होता है और ये हमारे पास कूलम लॉ चार्जेस के दरमियान होता है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन सी है कि ग्रेविटेशनल लॉ न्यूटन का वो हमारे पास कूलम लॉ के से रिजेंबल्स करता है, ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट 40 है चार्ज एंड मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब चेंज इन मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है, डेल पी इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई इक्वल टू, जो कि हमारे पास क्या होता है, आई यानी इम्पल्स की इक्वल होता है, और इम्पल्स हमारे पास फोर्स मल्टीप्लाइड टाइम होता है। तो यहाँ से हमारे पास पता चलता है कि इसमें हमारे पास क्या, देखो वेलोसिटी भी आ गई है, चेंज इन वेलोसिटी भी है, जो कि एक्सेलरेशन भी आ गई है, एम भी है, मैस भी आ गया, और जो चीज़ नहीं आती वो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन मोमेंटम इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो हमारे पास ऑप्शन डी है डिस्प्लेसमेंट का, ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 41, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड हैज अनयूजुअल एंड unequal and anti-parallel arrangement of spin orbit field it is called। तो spin orbit field अनइक्वल और एंटी पैरेलल हो तो हमारे पास क्या होता है, देखो हमारे पास सेम डायरेक्शन में फेरोमैग्नेटिक में होता है, इसमें एंटी फेरोमैग्नेटिक में हमारे पास अपोजिट और होते हैं डायरेक्शन, और एंटी पैरेलल होते हैं। हमारे पास जो फेरी मैग्नेटिक है इसमें हमारे पास ये कंडीशन है कि अनइक्वल है, देखो कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े, यानी, और दूसरी हमारे पास एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो फेरी मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में हमारे पास इक्वल और एंटी पैरेलल है। तो फेरी मैग्नेटिक में जो हमारे पास सब्सटेंस है उसमें हमारे पास क्या है, स्पिन ऑर्बिट फील्ड की जो अरेंजमेंट होती है वो अनइक्वल होती है और एंटी पैरेलल। तो जो हमारे पास ऑप्शन बी है फेरी मैग्नेटिक, ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट इसमें हमारे पास है एफ ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 4 ओमेगा नॉट, द वैल्यू ऑफ रोटेशनल इनर्शिया बिकम। अभी रोटेशनल इनर्शिया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या है कि हमारे पास आई नॉट वी नॉट हमारे पास क्या है, इक्वल्स टू आई ओमेगा, ठीक है। इनर्शिया हमारे पास ओमेगा नॉट, एंगुलर हमारे पास है एक्सेलरेशन, तो हमारे पास हमने क्या कहा है कि हमारे पास वो 4 के इक्वल हो जाए, 4 ओमेगा नॉट के, तो आई नॉट वी नॉट इक्वल्स टू आई 4 ओमेगा नॉट। तो यहाँ से अब जब आई की वैल्यू निकालेंगे तो ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, और आई की वैल्यू इनर्शिया की जो वैल्यू आ जाएगी आई नॉट और 4 आ जाएगी। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि अगर ओमेगा को 4 ओमेगा नॉट से रिप्लेस करें तो ऑप्शन सी हमारे पास करेक्ट आ जाता है, आई नॉट आई इक्वल्स टू आई नॉट और 4। नेक्स्ट हमारे पास है द सिग्निफिकेंट फिगर एंड 0.005307 आर। तो इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो पॉइंट के बाद जो जीरो है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, जो नॉन जीरो हमारे पास पॉइंट के बाद होते हैं, और अगर कोई जीरो हो और वो दो नॉन जीरो के बीच में हो तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होता है। तो ये जो बीच वाला दो नॉन जीरो के बीच में है तो ये हमारे पास क्या है, सिग्निफिकेंट। तो टोटल हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं, ऑप्शन जो बी है वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ रोटेटिंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड। अब देखो हमारे पास जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, अब डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हमारे पास क्या हो गया, वो हमारे पास रेडियस है, और ये हमारे पास क्या है, ए एक्सेलरेशन। तो रेडियस अब मल्टीप्लाई एंगुलर
एक्सेलरेशन। दूसरा हमारे पास क्या है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन के ज़िम्मे में आ जाएगा, क्योंकि रेडियस का हमारे पास जिक्र है हो रहा है। तो ये इसमें जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमारे पास ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 45, प्रोबेबिलिटी ऑफ पोजीशन ऑफ अ सिंगल पार्टिकल एंड इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल हैविंग लेंथ फ्रॉम 0 to 2a। देखो हमारे पास सिंगल पार्टिकल है, तो सिंगल पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो लेंथ डिस्टेंस हमारे पास गिवन है कि 0 से 2 है और पार्टिकल सिंगल है। अब सिंगल पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से 2 के दरमियान मैक्सिमम, कहीं भी मैक्सिमम हो सकती है। अब मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, क्योंकि हमें ये नहीं कहा गया कि हमारे पास अगर आपने 0 से 2 लेंथ है, आपने हाफ लेंथ के लिए 0 से L और 2 तक आपने फाइंड करना है। हमें कहा गया कि सिंगल पार्टिकल है और 0 से 2 लेंथ है, तो आपने उसमें फाइंड करनी है सिंगल पार्टिकल। तो सिंगल पार्टिकल उस वेल में पोटेंशियल, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में कहीं भी हो सकता है, जिसकी हमारे पास फिर क्या होगी, ये प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम यानी 1 होगी। तो ऑप्शन हमारे पास जो ए है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ ब्रेविसेस लैटिस। अब जो टोटल नंबर ऑफ ब्रेविसेस लैटिस है वो हमारे पास क्या है, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर क्यूबिक के हमारे पास 3 है, ऑर्थोरोम्बिक के हमारे पास क्या है 4 है, सिंपल ये टेट्रागोनल के 2 हैं, हेक्सागोनल 1 है, रोम्बोइडल 1 है हमारे पास, मोनोक्लिनिक के 2 हैं हमारे पास और ट्राइक्लिनिक 1 है। तो ये हमारे पास जो ब्रेविसेस लैटिस है ये टोटल हमारे पास क्या है 14 बन जाते हैं। ब्रेविसेस लैटिस हमारे पास 14 है और जो हमारे पास सिस्टम है वो हमारे पास क्या है 7 बन जाते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ब्रेविसेस लैटिस 14 है और लैटिस सिस्टम जो हमारे पास है वो हमारे पास 7 है। तो इसका हमारे पास क्या होगा, ब्रेविसेस लैटिस 14, आंसर डी हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 47, मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस ड्यू टू। अब मैग्नेटिज्म जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन और ऑर्बिटल मोशन दोनों की वजह से होता है। अब न्यूक्लियस का भी थोड़ा सा होता है मगर वो एज ए केस बहुत कम होता है, वो इन दोनों के मुकाबले में निग्लिजिबल होता है, इलेक्ट्रॉन के स्पिन और ऑर्बिटल मोशन। तो जो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होती है वो इलेक्ट्रॉन के स्पिन और ऑर्बिटल मोशन, यानी ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द टाइम कांस्टेंट फॉर रेजिस्टर कैपेसिटर सर्किट एज। तो टाइम कांस्टेंट टी हमारे पास किसकी इक्वल होता है, टी इक्वल टू आर सी। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट है, टी इक्वल टू आर सी, टाइम कांस्टेंट आर सी यानी 1 सेकेंड इक्वल टू 1 ओम मल्टीप्लाई 1 कूलम। तो ये फार्मूला आपने सेकेंड ईयर की बुक में भी पढ़ा होगा, पहला चैप्टर के एंड में ये प्रूव है, वहां भी आता है, प्रूव और एमसीक्यूज में भी आता है। तो टी इक्वल्स टू आर सी हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 49, if we change the temperature of medium then which property of the wave produced by tuning fork may change। अब देखो जो हमारे पास ट्यूनिंग फोर्क है तो हमारे पास v इज इक्वल टू वी नॉट, हमारे पास फार्मूला है v इक्वल टू एफ लैम्डा और t हमारे पास फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर रहा है। अब जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो हमारे पास एम्पलीट्यूड तो हमारे पास जो होगा जब ट्यूनिंग फोर्क हमारे पास वाइब्रेट करेगा वही होगा, फ्रीक्वेंसी जो होगी वो हमारे पास स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी होती है वही हम यूज करेंगे ट्यूनिंग फोर्क की। टाइम पीरियड क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी से रिलेट कर रहा है तो वो भी हमारे पास चेंज नहीं होगा। तो जो चीज हमारे पास चीज वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन सी यानी वेवलेंथ। तो जो टेम्परेचर हम मीडियम का हमारे पास चेंज करेंगे तो ट्यूनिंग फोर्क की विच प्रॉपर्टी ऑफ वेव प्रोड्यूस बाय ट्यूनिंग फोर्क में चेंज। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट ऑप्शन है इसमें। तो ऑप्शन सी हमारे पास जो वेवलेंथ है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला सिक्यूज। नेक्स्ट हमारे पास है 50, a system can do work by losing heat while no heat is given as an output, it is the clear violation of। कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है जो वर्क डन कर रहा है बाय लूजिंग, कैन डू वर्क बाय लूजिंग हीट, हीट को रिलीज करके, while no heat is given, और हम इसको इनपुट के तौर पे कोई भी while no heat is given as an आउटपुट के तौर पे हमारे पास कोई भी जो हीट है इसको और ना दे, इट इज द क्लियर वायलेशन ऑफ हमारे पास। तो ये हमारे पास कौन सी लॉ का वायलेशन है, तो हमारे पास जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो हमारे पास बताता है कि ये हमारे पास क्या है,
वायलेशन है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के, हमारे पास आउटलेट होना चाहिए, सिंक होना चाहिए, ये हमारे पास सेकंड लॉ के थ्रू हमारे पास ज़रूरी है। तो ऑप्शन हमारे पास जो डी है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 51 अनस्टेबल पार्टिकल हुज mass ग्रेटर देन प्रोटॉन आर नोन एज। तो ऐसे अनस्टेबल पार्टिकल जिनका जो मैस है वो हमारे पास प्रोटॉन से ग्रेटर वो हमारे पास हाइप्रॉन्स कहलाते हैं। ऑप्शन जो सी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट बनता है, हाइप्रॉन्स। नेक्स्ट 52 है हमारे पास, एन इलेक्ट्रॉन मूविंग टूवर्ड द नॉर्थ एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टूवर्ड द नॉर्थ, द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन विल बी। तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होगा? देखिए एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वो मूविंग टूवर्ड द नॉर्थ, नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड को एंटर करता है डायरेक्टेड, जिसकी हमारे पास क्या है डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमारे पास नॉर्थ डायरेक्शन है। और दूसरी हमारे पास किस चीज़ की डायरेक्शन नॉर्थ है? जो जो इलेक्ट्रॉन है उसकी भी हमारे पास डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में है। तो द फोर्स, जो फोर्स हमारे पास क्या होगा? तो हमारे पास जो फार्मूला है एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। और इसमें जो हमारे पास थीटा की वैल्यू जब हम पुट करेंगे दोनों के दरमियान, तो हमारे पास जो एफ की वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी? 0। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी करेक्ट होगा 0, क्योंकि दोनों हमारे पास सेम डायरेक्शन में है और थीटा जो हमारे पास फिर आएगा वो थीटा 0 होगा और साइन 0 हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एफ की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? 0। तो ऑप्शन डी हमारे पास इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स डबल, द फोर्स ऑन इट बिकम। तो अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल हो वो हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो, अगर हम उसकी वेलोसिटी डबल करें तो फोर्स पे हमारे पास क्या असर पड़ेगा? हमारे पास फोर्स का जो फार्मूला है फील्ड के लिए वो हमारे पास एफ इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी है, और एफ इक्वल टू क्यू वी बी क्रॉस प्रोडक्ट हटता है तो साइन थीटा आ जाता है। अब यहाँ अगर हम वी की वेलोसिटी या वी को हम 2v पुट करें तो क्या हो जाएगा? हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी? क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन में है तो फोर्स भी हमारे पास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन जो हमारे पास बी है इसमें, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कि डबल हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट 54 है, फंक्शन ऑफ रेक्टिफायर है। अब रेक्टिफायर का फंक्शन हमारे पास क्या होता है कि रेक्टिफायर हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास इनपुट वेव फॉर्म जाता है, रेक्टिफायर सिंपल डायोड हम यूज करके करते हैं, तो एसी को वो हमारे पास डीसी में कन्वर्ट करते हैं, यानी अल्टरनेटिंग करंट को वो डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। ये हमारे पास फिर रेक्टिफाइड आउटपुट वेव फॉर्म आ जाती है। तो जो मेन फंक्शन है हमारे पास रेक्टिफायर का, टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। तो ऑप्शन हमारे पास जो ए है वो करेक्ट है, टू कन्वर्ट एसी इनटू डीसी। नेक्स्ट हमारे पास है 55, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी नेगेटिव व्हेन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पास कब नेगेटिव होता है? हमारे पास जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो जब इन हो रहा है यानी इनवर्ड डायरेक्शन में होता है वो हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव होता है। और जो हमारे पास आउट हो रहा है वो हमारे पास फ्लक्स क्या होता है? पॉजिटिव होता है। और जो साइक्लिक में हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ हमारे पास सिर्फ नेगेटिव फ्लक्स का पूछा गया कि नेगेटिव कब होगा, तो वो जब हमारे पास इनवर्ड इन हो रहा होता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है कि हमारे पास जो फ्लक्स इनवर्ड होगा तो वो हमारे पास नेगेटिव फ्लक्स होगा। नेक्स्ट 56 है कि द क्वांटम नंबर n इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। एनर्जी है, फिर ऑर्बिटल मोमेंटम है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम है और मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो n है हमारे पास वो हमारे पास क्लोजली रिलेट जो है वो एनर्जी से है, क्योंकि जब नंबर ऑफ हमारे पास शेल बढ़ते हैं, पहला शेल दूसरा फिर तीसरा, तो हमारे पास क्या बढ़ती है एनर्जी, उसकी हमारे पास इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो जो मोस्ट क्लोजली रिलेट है हमारे पास n की वैल्यू क्वांटम नंबर हाइड्रोजन एटम में, वो हमारे पास क्या है? एनर्जी से रिलेट है। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन है। 57 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसमें से हमारे पास कौन से वेव नहीं है? तो हमारे पास इसमें जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट है, कैथोड रेज हमारे पास इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है। ये जस्ट हमारे पास नेगेटिव, ये हमारे पास जस्ट इलेक्ट्रॉन है जो हमारे पास हमारे पास एक साइड से दूसरी साइड ट्रेवल करते हैं। तो इसमें जो कैथोड रेज है ऑप्शन सी, ये हमारे पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट हमारे पास है 58, द पीपल प्रेफर टू वेयर वाइट क्लॉथ्स ड्यूरिंग समर बिकॉज वाइट कलर। तो वाइट कलर जो हमारे पास होता है वो रिफ्लेक्ट करता है मोर और एब्जॉर्ब लेस करता है, यानी हमारे पास ज़्यादा लाइट को जो समर में जो सन की लाइट होती है वो ज़्यादा तो या हीट को वो रिफ्लेक्ट करता है और एब्जॉर्ब कम करता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है कि रिफ्लेक्ट मोर, ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है, रिफ्लेक्ट मोर। नेक्स्ट हमारे पास है 59, मेन डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी एंड प्रोग्रेसिव वेव्स इज। तो स्टेशनरी और प्रोग्रेसिव वेव में हमारे पास क्या मेन डिफरेंस है। अब देखो स्टेशनरी वेव्स जो होती है हमारे पास उसमें हमारे पास नोड और एंटी नोड होते हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, एक ही जगह पे स्टेशनरी होते हैं, उसमें जस्ट हमारे पास जो एनर्जी होती है वो हमारे पास चेंज होती रहती है अपनी फॉर्म। पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी में नोड और एंटी नोड में जस्ट होती है एक ही जगह पे, वो हमारे पास पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती है। जबकि प्रोग्रेसिव जो वेव्स होती है उसमें हमारे पास क्या होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, प्रोपोगेट करती है। तो मेन डिफरेंस जो हमारे पास इसमें है वो हमारे पास क्या है, एनर्जी का। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन बी है कि एनर्जी का हमारे पास इसमें मेन डिफरेंस है, ये हमारे पास क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 60, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर फर्मी लेवल इन एन टाइप मटेरियल मूव टूवर्ड्स। तो फर्मी लेवल हमारे पास एन टाइप मटेरियल के लिए जब टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं तो वो हमारे पास कहाँ करता है मूव, तो वो हमने बताना है। देखो हमारे पास जो फर्मी लेवल होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए जनरल हमारे पास ये इस फर्मी लेवल होता है, ई एफ को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एन टाइप के लिए ये हमारे पास कंडक्शन बैंड की तरफ मूव कर जाता है, और जब हमारे पास पी टाइप अगर मटेरियल हो तो वो हमारे पास टूवर्ड वैलेंस बैंड मूव कर देता है। तो हमारे पास यहाँ कहाँ एन टाइप मटेरियल के लिए पूछा गया है, तो एन टाइप के लिए हमारे पास क्या आता है, ये टूवर्ड कंडक्शन बैंड ये मूव कर रहा है। तो हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है, कंडक्शन बैंड। नेक्स्ट हमारे पास है 61, अ बॉडी ऑफ mass m मूविंग विद velocity v makes a head on collision with another body of mass 2m which is initially at rest. After the collision their velocities will be। अब velocities के लिए हमारे पास क्या है, head on collision के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो हमारे पास m1 को हमने 1 m लिया है, v1 को v m2 को 2m हमने और v2 इक्वल टू 0। तो जब हम ये फार्मूले कैलकुलेट करेंगे हेड ऑन कोलिजन के लिए हमारे पास v1 प्राइम और v2 प्राइम हमने फाइंड करने हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये अबाव वैल्यू पुट करके तो हमारे पास v1 प्राइम की वैल्यू v और 3 आ जाएगी और v2 प्राइम की 2v और 3। तो हमारे पास जो इसमें ऑप्शन सी है ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है कि हमारे पास जो वेलोसिटीज हो आफ्टर कोलिजन चेंज हो जाएगी, एक हमारे पास -v और 3 हो जाएगी और दूसरी हमारे पास 2v और 3 आ जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 62, अ बॉडी ऑफ mass m मूविंग विद वेलोसिटी v collides elastically with one another body of the same mass and velocity v or 2 and stick to it. The velocity of the compound body after collision is। क्या है, हमारे पास एक मैस है बॉडी, वो वेलोसिटी v से हमारे पास मूव कर रहा है, इलास्टिकली है, और दूसरी मैस v जिसकी वेलोसिटी v और 2 है, यानी उसके पहले के हाफ है, तो उसके साथ जब कोलिजन करता है तो हमारे पास दूसरी बॉडी के साथ स्टिक कर जाता है, अटैच हो जाता है। तो हमने कंपाउंड बॉडी दोनों से मिलकर बन जाती है, उनका हमारे पास हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हमारे पास m1 इक्वल m2 इक्वल टू m आ जाएगा, v1 हमारे पास v है और v2 हमारे पास v और 2, v प्राइम इक्वल टू v2 प्राइम और ये हमने u फाइंड करनी है। इन दोनों की कलेक्टिव वेलोसिटी जो है आफ्टर स्टिकिंग वो हमने फाइंड करनी है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम हमने अप्लाई करना है। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो u की जो वेलोसिटी आएगी आफ्टर कोलिजन वो 3v और 4। तो 3v और 4 हमारे पास इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन बी है, 3v ओवर 4। ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है स्कैन डेप्थ ऑफ कंडक्टिंग वायर ऑफ फॉर डीसी एज। तो स्कैन डेप्थ हमारे पास कंडक्टिंग वायर की क्या होती है, स्कैन डेप्थ हमारे पास अगर हम डिफाइन करें तो ये हमारे पास रेफर्स टू द पॉइंट at which the current density reaches approximately 37% of its value at the surface of conductor। ठीक है, तो हमारे पास जो स्कैन डेप्थ हमारे पास
उसका फार्मूला हमारे पास जनरल अगर हम कलेक्ट करें तो वो हमारे पास कैलकुलेट करें तो डेल इक्वल्स टू रो डिवाइड बाय पाई एफ म्यू और म्यू नॉट होल अंडर रूट है। और डीसी के लिए हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट, क्योंकि कंडक्टर में हमारे पास ये एज ए सरफेस जो ऊपरी सरफेस है उसमें हमारे पास ज़्यादा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ये डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन डी जो हमारे पास कंडक्टिंग वायर फॉर डीसी है, तो ये डीसी के लिए हमारे पास क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। और जो अगर एसी के लिए होती है तो वो हमारे पास जो मटेरियल वगैरह होते हैं उसके हिसाब से वो हमारे पास होती है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन बी है कि इनफाइनाइट, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 64 है, विच वन इज नॉट पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हमारे पास कंट्रोल रॉड भी होते हैं, मॉडरेटर भी है, कंडेंसर भी है। जो पार्ट नहीं होता वो हमारे पास सी, एक्सेलरेटर हमारे पास न्यूक्लियर रिएक्टर में नहीं होते। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास करेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन प्रॉब्लम हमारे पास है एमसीक्यू 65, मोर शुगर विल बी कलेक्टेड है। अब शुगर को जो हमारे पास ताल्लुक है एज ए वेट हमारे पास कलेक्ट होने में बॉडी में, तो वो हमारे पास जी से है। देखो हमारे पास जो मेस होता है वो रिमेन सेम एवरीवेयर होता है, तो हमारे पास ये वेट के फॉर्म में जब कलेक्ट होगा तो उसका हमारे पास ताल्लुक जो है जी से है। अब जी की जो वैल्यू हमारे पास वो हमारे पास कहाँ है, इक्वेटर पे जो हमारे पास इसकी वैल्यू होती है तो नॉर्मल वैल्यू से थोड़ी कम होती है। मून पे हमारे पास एज कम्पेयर टू अर्थ 1/6 होती है, और जो सेंटर ऑफ अर्थ है वो हमारे पास जी की वैल्यू 0 होती है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है शुगर, मोर शुगर विल बी करेक्टेड एट, तो ऑप्शन हमारे पास जो बी है ये इसमें हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास है 66। अब 66 में हमने फाइंड करना है कि अ कार ट्रेवल्स विद 60 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड सडनली टर्न टुवर्ड द अनदर डायरेक्शन विद द सेम स्पीड, व्हाट विल बी द एवरेज स्पीड आफ्टर 2 आवर्स। अब देखो हमारे पास क्या कहा गया कि कार जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास उसने जो टर्न किया है तो वो भी हमारे पास उसकी बाद भी उसकी जो स्पीड है वो सेम है। तो उसका हमारे पास एवरेज स्पीड 2 आवर के बाद हमारे पास क्या होगा, तो 2 घंटे के बाद भी हमारे पास उसकी स्पीड है, क्योंकि हमारे पास सेम है, सेम कहा गया है कि टर्न के बाद भी डायरेक्शन चेंज करने के बाद भी तो हमारे पास उसकी वही सेम स्पीड रहेगी। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है 60 किलोमीटर पर आवर, ये हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 67 है, पिच ऑफ द साउंड इज क्लोजली रिलेटेड टू। तो अब पिच को जो है हम किस टर्म में डिफाइन करते हैं, सेंसेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं पिच ऑफ साउंड, या हम कहते हैं कि जो पिच हमारे पास सबसे ज्यादा रिलेट करता है वो फ्रीक्वेंसी से। जैसे हम कहते हैं कि हायर द पिच हायर विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड लोअर द पिच लोअर विल बी द फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास जो पिच क्लोजली रिलेट है वो हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी से है। तो हमारे पास जो ऑप्शन डी है इसमें करेक्ट ऑप्शन है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट हमारे पास है द क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर सुपर कंडक्टर इज द टेम्परेचर एट विच द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल बिकम जीरो या ड्रॉप टू जीरो। ये हमारे पास जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है सुपर कंडक्टर के लिए, तो सुपर कंडक्टर के लिए हमारे पास जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टिविटी मेटल की होती है वो हमारे पास जीरो हो जाती है, तभी वो हमारे पास सुपर कंडक्टर कहलाते हैं कि उनमें जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारे पास जीरो को ड्रॉप करता है। तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शन ए है वो हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ड्रॉप टू जीरो। नेक्स्ट हमारे पास है 69, attenuation factor is maximum when communication occurs through। तो attenuation factor हमारे पास क्या चीज़ है, attenuation हमारे पास है loss of signal strength when it travels down a medium। किसी भी मीडियम से हमारे पास जब सिग्नल ट्रेवल करें तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास अगर लो हो जाए, लॉस उसमें आ जाए, तो उसको हम एटेन्यूएशन कहते हैं। तो हमारे पास सबसे जो मैक्सिमम एटेन्यूएशन फैक्टर है, यानी सबसे ज़्यादा जिसमें हमारे पास वेव लॉस होता है स्ट्रेंथ, तो वो हमारे पास कंडक्टर में है। इसके अलावा हमारे पास फाइबर्स हैं, वायरलेस है, सेटेलाइट्स है, ये इनमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कंडक्टर। तो हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास 70 है, मैक्स von Liu in 1912 discovered the crystalline substance for X-ray actors। तो जो मैक्स ल्यू ने हमारे पास 1912 में जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस डिस्कवर किया था एक्सरे के तौर पे जो एक्ट करता था, उसको हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है ये हमारे पास करेक्ट है, इसमें डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट 70 है हमारे पास,
विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट अलाउड, तो कौन सा क्वांटम नंबर हमारे पास अलाउ नहीं है, तो वो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास देखो n3 हो, सब शेल 3 हो, तो हमारे पास जो l की वैल्यू है वो हमारे पास 0 होनी चाहिए, m की हमारे पास ml की 0 होनी चाहिए और ms की जो है हमारे पास हाफ हाफ होनी चाहिए। दूसरी हमारे पास क्या है कि हमारे पास n की अगर 3 हो तो l की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 होनी चाहिए और m की जो वैल्यू है -1 0 और +1 होनी चाहिए और ms की जो वैल्यू है हाफ और प्लस हाफ और माइनस हाफ होनी चाहिए, क्योंकि वैल्यू ऑफ एल जो इंडिकेट्स करता है एसपी और डी सब शेल करता है। तो हमारे पास देखो इसमें अगर हम देख लें ए एन इक्वल टू 3 है, तो ये हमारे पास अगर इसको हम देख लें एन इक्वल टू 3, एल इक्वल टू 1 है, मगर एम की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 लिखी हुई है। हालांकि हमारे पास इसमें जो एम की वैल्यू आनी चाहिए वो 1 0 -1 में आनी चाहिए, या जो एम एस की वैल्यू है वो हमारे पास हाफ प्लस हाफ माइनस में। तो हमारे पास जो इसमें ऑप्शन ए है ये इसमें हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ये हमारे पास पॉसिबल स्टेट नहीं है। बाकी जो ये है हमारे पास ये सारे तीनों हमारे पास पॉसिबल है, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू -1। देखो ये अगर इस स्टेट को हम देख लें तो ये हमारे पास इसके लिहाज से ये करेक्ट हो जाता है। इसी तरह हमारे पास ये भी हमारे पास करेक्ट हो जाता है, l इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 0 इसके थ्रू, और l इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2 और m इज इक्वल टू प्लस माइनस, तो ये हमारे पास इसके थ्रू करेक्ट हो जाता है 3D सब शेल के थ्रू। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास है 72 ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू, तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो हमारे पास सितारों का चमकना होता है वो चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में जब रिएक्टिव इंडेक्स चेंज होता है तो हमारे पास वो क्या होता है, रोशनी मुख्तलिफ उससे रिफ्रैक्ट हो जाती है, जिससे हमारे पास क्या होते हैं, स्टार जो है हमारे पास ट्विंकलिंग करना लगते हैं। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है ये हमारे पास इसमें करेक्ट है, चेंज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट हमारे पास है कि द फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाइज टू, तो जो फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास फर्मियान्स को अप्लाई करते हैं। इसके अलावा जो बोस आइंस्टाइन डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमारे पास बोजान के लिए होते हैं। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन बी जो है करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास है 74 द टेम्परेचर अबाउ विच इन एंटी फेरोमैग्नेटिक मटीरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक, तो वो हमारे पास कौन सा टेम्परेचर होता है, नील टेम्परेचर होता है। तो दूसरा हमारे पास जो क्यूरी टेम्परेचर होता है वो फेरोमैग्नेटिक के लिए होता है, एंटी फेरोमैग्नेटिक के लिए नहीं बल्कि फेरोमैग्नेटिक जब पैरामैग्नेटिक में चेंज होता है। अब ये हमारे पास एंटी फेरोमैग्नेटिक टू पैरामैग्नेटिक है, तो नील टेम्परेचर हमारे पास इसमें करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था आज के हमारे पास पेपर 2017 का, ये पीपीसी लेक्चर से फिजिक्स का पेपर था। तो अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह पसंद है, इससे मदद मिलती है, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। और इसके अलावा अगर आपने 2020 का जो पीपीसी लेक्चरशिप का पेपर हुआ उसके सोल्यूशन देखने हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है एंड स्क्रीन में भी गिवन है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको ये पीडीएफ में चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट पे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है forloveofthephysics.blogspot.com पे अपलोड कर दूंगा बहुत जल्दी, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। तो आज के लिए इतना काफ़ी। नेक्स्ट जो इंशाल्लाह पेपर होगा वो मैं बहुत जल्द उसकी वीडियो सोल्यूशन की अपलोड कर लूँगा, वो भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी इस वीडियो में। नेक्स्ट जो पेपर होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो